कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे डिजिटल कृषि क्रांति पर और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत टपका सिंचाई का खेती बाड़ी में महत्व और लेंगे जानकारी शुद्ध गेहूं की बीज किस तरह तैयार करें और साथ ही कराएंगे भाइयों का मनोरंजन और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों शुरुआत करें एक चर्चा है डिजिटल कृषि क्रांति। किसान भाइयों, डिजिटल कृषि क्रांति का मतलब है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनने आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम विज्ञान और ज्ञान के साथ जोड़ना और देश में भाइयों खेती का जो आधुनिक स्मार्ट या फिर हम कहें कि जो डाटा आधारित जो प्रक्रिया है जिसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग यानी कि आईओटी और उपग्रह डाटा जिसमें उपग्रह से सारे खेतों की मैपिंग करी जावे है वो भी शामिल है, जिससे सही सिंचाई सही समय पर सही मौसम की जानकारी और दूसरे जो किसान भाइयों को लाभ मिल सके हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी सीधे किसान भाइयों तक पहुँचे। ये है डिजिटल कृषि क्रांति का महत्व। और इसकी मुख्य बात अगर इसकी बात हम करें भाई इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और किसान भाई किस तरह से लाभ उठाओगे, तो एक तो स्मार्ट खेती है भाई जिसमें ड्रोन और सेंसर के माध्यम से माटी की जो नमी है, पोषक तत्व हैं, फसलों के स्वास्थ्य की सही वास्तविक और सही समय पर जानकारी किसान भाइयों को मिल पाओगी, जिससे किसान भाई जो है समय रहते अपनी फसल में का रखरखाव या उसका बचाव कर पाओगे। इसी के साथ साथ भाइयों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है उसके माध्यम से भी किसान भाई जो है बुआई का समय, सिंचाई और जो कीटनाशकों का प्रयोग है उसका भी सही सटीक समय पर काम कर पाओगे। चाहे वो बुआई करनी है, चाहे वो सिंचाई करनी है, कीटनाशक का प्रयोग करना है, किसान भाई ने अपने खेत में उर्वरक डालने हैं, तो वो सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा। और इसमें भाई जो सबसे बड़ा जो क्रांति है वो है सरकार जो इसमें एग्रीस्टैक लेकर आ रही है। सरकार किसाना खातर एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाने लग रही है जिससे किसान भाई जो है उनको क्रेडिट, बीमा और जो खेती बाड़ी से संबंधित जो भी सामान है वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। और तकनीकी अनुप्रयोग में चाहे वो ड्रोन है या कीटनाशकों का छिड़काव करना है या ब्लॉकचेन तकनीक है, उन सब की आपूर्ति और उनकी जो श्रृंखला है वो किसान भाई जो है आसानी से बना पाओगा। उदाहरण के तौर पर किसी किसान भाई ने जो अपनी फसल बेचनी है तो अगर वो एग्रीटेक से जुड़ा हुआ है तो देश की किसी भी मंडी में जरा उसने सबसे ज़्यादा भाव मिलेगा वो आसानी से ऑनलाइन भी अपनी फसल ने बेच सकेगा। साथ ही जब हम नमो ड्रोन दीदी की बात करें तो ड्रोन विधि के द्वारा किसान भाई जो है सही समय पर अपनी फसल में जो खाद की मात्रा है कितनी डालनी है, कितना हमने खाद लेना है, किस समय डालना है, कीटनाशक का प्रयोग हमने कब करना है और कितना प्रयोग करना है, इन सब की जानकारी भी किसान भाई ने रहेगी ताकि जो है वो जरूरत से ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करे और साथ ही साथ जो है किसान भाई की इससे आमदनी भी बढ़ेगी। और जो अनुमान है भाई उसमें लगभग 46% जो रोजगार है वो हमारे कृषि क्षेत्र तक ही आवा है, जिससे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बना है। और पिछले दशक में देखा गया कि सरकार ने जो है उत्पादन बढ़ाने खातर फसलों का विविधीकरण, चाहे उसमें खेती में लागत कम करना है और खेती उत्पाद को बेहतर कीमत और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है सही फैसले और जो जोखिम है उन्हें कम तक कम करने का जो रणनीति तैयार की है, जिससे किसान भाई की आय जो है 2047 तक दुगुनीकरण का भी जो है एक सरकार ने एक चैलेंज लिया है। और केंद्र प्रायोजित हो या जो राज्य सरकार है वो अलग अलग विधियों से जो है किसान भाइयों को सेवाएं और लाभ प्रदान कर रही हैं। और साथ ही साथ जो है किसान भाई चाहे वो मालिक है खेत का, चाहे वो पट्टे पर ले रहा है जमीन या जो बटाईदार है, जो भी इसके लिए पात्र होगा उसने सारी जो सुविधाएं हैं डिजिटल माध्यम से वो उपलब्ध होंगी। हालांकि अपने जो देश में भाइयों भूमि प्रशासन में भारी भिन्नता है और उसमें बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार जो है सब कुछ जो है ऑनलाइन करके किसान भाइयों तक, चाहे ड्रोन के माध्यम से है, एआई के माध्यम से है या फिर जो डेटाबेस है या उपग्रह या सैटेलाइट से जो पिक्चर है उसके माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंच रही है, ताकि किसान भाई जो है अपनी खेती का भरपूर जो है
लाभ ले सकें। और सरकार ने भाइयों साल 2024 में जो है डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत करी, और इस मिशन का एक जो स्तंभ है वो है एग्रीस्टैक। अब जो इस मिशन में एक शांत लेकिन सप्त शक्तिशाली जो परिवर्तन है वो है इस स्तंभ के रूप में बना है, वो है एग्रीस्टैक। और इसके 3 अहम हिस्से हैं भाइयों: फार्म, किसान और बोई गई फसल। एग्रीस्टैक भारत की जो खेती है उस यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने लग रहा है, क्योंकि जो किसान भाई जो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा था अब वो बिल्कुल बदलने लग रही है। और माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक जो है विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ हर गरीब को, हर किसान को जोड़ने का एक सपना बनाया है कि जो है हर किसान जो है वो ये जो नई क्रांति है, डिजिटल क्रांति, उसके साथ जुड़ा है। और फार्म रजिस्टर में भाइयों भौगोलिक संदर्भ वाले जितने भी कृषि भूखंड हैं उनका डेटाबेस इसमें शामिल है। साथ ही भाइयों इसमें हर एक खास जो एक फार्म आईडी किसान भाई तक आवंटित करी जाओगी। और दूसरे स्तर पर भाइयों हर किसान को जो है भूमि जो समावित्व है वो भी इसमें दिया जाएगा, और उसकी भी एक आईडी तैयार करी जाओगी जिसमें जो है जो जमीन का मालिक है उसने हर एक भूखंड पर जरूरी जितनी भी जानकारी है उसका स्वामित्व और उसके माध्यम से उसकी हिस्सेदारी भी इसमें शामिल, जिसमें भाइयों केंद्र सरकार ने 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ समझौता करके ये जानकारी साझा करी है। और ये मिशन भाइयों आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए सारे समावेश सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकार को मजबूत सहयोग देने में मदद। और अब तक भाइयों 9 करोड़ किसान भाई इसे हैं जिनकी आईडी बनाई जा चुकी है। और ये डिजिटल पहचान भाइयों एक विश्वसनीय स्तर के तौर पर काम कर रही है, जिसके किसान जो है बार बार सत्यापन किए बगैर भाइयों कई सेवाओं का लाभ उठा सके हैं और लेन देन में होने वाली जो लागत है वो भी कम कर सके हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए भाइयों ये जो लाभार्थियों की पहचान है उसमें जो कमियां आई हैं, जो इसमें कमी थी वो सब कम करी जा रही हैं, और इससे भाइयों इच्छित या जो सही हमें परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम भी मिल रहे हैं। एग्रीस्टैक भाइयों मुख्य रूप से किसानों को अलग अलग योजनाओं में लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर रहा है, ना कि भूमि का अभिलेखा। साथ ही साथ जो भूमि का स्वामित्व है उसके भी प्रमाण पत्र इसमें एक विकल्प है, भले ही अधिकार अभिलेख के साथ भाइयों उसको अपडेट करना अभी सुनिश्चित होने लग रहा है। और 2025-26 में भाइयों 24 राज्यों ने मोबाइल उपकरणों, जियो टैगिंग और उपग्रह सहायता का इस्तेमाल करते हुए 600 से अधिक जिलों में करीब 30 करोड़ भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया है। और भाइयों ये जो पारंपरिक सर्वेक्षण की जो विधि थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो पारंपरिक सर्वेक्षण की विधि थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। साथ ही जो डेटा था वो उपज अनुमान, खरीद योजना और बाजार का जो पूर्वानुमान था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे था। इसलिए भाइयों जो एग्रीटेक है उसके माध्यम तब जो डाटा है वो अपडेट रहेगा। उपज का अनुमान किसान भाई पहले लगा लेगा, खरीद योजना है और बाजार है, मौसम का पूर्वानुमान है, इन सब के बारे में किसान भाई को पहले ही जानकारी मिल जाएगी। साथ ही चाहे सूखा है, बाढ़ है या जो कीटों के कारण फसल में नुकसान हो रहा है उसकी भी किसान भाई जो है समय रहते पहचान कर लेगा और अपनी आने वाली तैयारी आगे तक रखेगा, जिससे किसानों के लिए भाइयों बेहतर डाटा समय पर और जो फसल में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो फसल में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का भी किसान भाई जो है इस ऐप के माध्यम से निराकरण कर पाओगा। उदाहरण के लिए भाई कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां दशकों तक जमीन का जो अभिलेख है वो अपडेट ही नहीं किया गया और जो जमीन वो पुराने समय तक पूर्वजा के नाम पर थी और भूमि अभिलेखों को सही रूप से प्रमाणित करने वाला कोई बचा नहीं है। लेकिन इस बीच भाई जो मृतक मालिक है उसके नाम पर भी जो दर्ज जमीन है उस पर भी खेती करने वाले जो उत्तराधिकारी किसान हैं उनको भी राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन के बाद किसान आईडी जारी की जा रही है, जिससे किसान भाइयों को लगातार लाभ मिलने लग रहा है। और एक बार किसान भाई का जो पहचान है, उसकी भूमि स्वामित्व है और बोई गई जो फसल है उसका डिजिटल रूप में सत्यापन हो जाए, उसके बाद नकद या वस्तु के रूप में भाइयों सब्सिडी है, फसल बीमा है, खरीद है या फिर जो ऋण है उससे संबंधित सारे लेन देन जो है डिजिटल रूप में ही किसान भाई आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से कर पाओ। और आधार सक्षम जो भुगतान है, जो गेटवे है, वो लाभार्थी को लाभ सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ भाइयों यह जो सुविधा है वो सार्वजनिक व्यय खातर स्पष्ट डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेही भी रहेगी। तो ये तो भाइयों करी चर्चा डिजिटल कृषि क्रांति पे। और इब ले भाइयों जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस।
और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री सेल्सियस। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन वीरवार और वीरवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसके समाधान पर, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे पपीते के बाग की देखभाल पर, और लेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक नीमा स्तर के महत्व और उसके उपयोग की विधि पर। और इब कराऊं भैया का मनोरंजन लेके संदेश के बाद। एक आवाज जो बचपन में सुनी थी, एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी, एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है। हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है। 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा। आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें, आकाशवाणी विश्वास की आवाज। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज ज़रूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है। 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। क्यों आख्या पे दरी ठेकरी तन कोन्या बात पिछाणी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी क्यों आख्या पे दरी ठेकरी तन कोन्या बात पिछाणी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी। कैलाश बगादी सजन केतन बेरा नासे इस लड़के के दाग देने का के हक तेरा नास है। मुझ दुखिया का राम कसम दिखे कोई घर डेरा नास है। तू बाप बनन से भी नाच गया के घोरे अंधेरा नास है, घोरे अंधेरा नास है। के पाछे ते लाई थी मैं, के पाछे ते लाई थी मैं, करके ने बेईमानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं
मदनावत रानी आँखा पे धरी थे तेरी तन को ना बात छाई लो बेटा रो तास कमर और मैं मदनावत रानी हद छाती बसे हद छाती साजन बेटे ने कर ले के फुंकन देगा मेरे नन्नो ते झड़ी लागरी तन बे के फुंकन देगा काले का वसूल पियादी कर ले के फुंकन देगा पिछले जन्म का दुख सुख सारा खेके फुकन देगा खेके फुकन देगा कदे कदे तो राज करें थे कदे कदे तो राज करें थे आज मोहताज भी रानी रो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी आँखा पे धरी ठेकरी कोना बात पे छानी जो बेटा रो ताज कंवरे और मैं मदनावत रानी माफ करो मन पिया जी मेरे दौरे पैसा ना से मेरे पूती चोट लागगी मेरी छाती के मघा से बेटा मरा पड़ा से सजन मौका क्या जा से दे दे आग चिता में ठाके कि तन्ने छोरा खासे तन्ने छोरा खासे पूरा करके चला था यो पूरा करके चला था यो जितना अंजल पानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी आँखा पे धरी ठेकरी कोना बात छानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी दुख विपता में दुख विपता में दिखण लगी रात अंधेरी दिन की दमड़ी तक भी पास नहीं जय सच बुझे से मन की केड़े के माँ लाश लकोली जगह समझ का फन की एक चीर में नहीं सरते खाल तार ले तन की खाल तार ले तन की लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने अपनी राम कहानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी आँखा पे धरी ठेकरी कोना बात छानी जो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी। और ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। और भाइयों इब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत टपका सिंचाई और उसके लाभ पे। किसान भाइयों फसलों की भरपूर उपज लेने खातर और उन्नत बीज और संतुलित खाद
खातर भाइयों हमने पोषक तत्वों की तो जरूरत है, लेकिन साथ के साथ जो पानी है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाव है। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होगा तो जो हमारी फसल है वो सूख जाएगी। इसलिए भाइयों पानी का हमने बचाव भी करना है और अपनी फसल तक पानी पहुंचाना भी है। और अपने देश में भाइयों खास तौर पर जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें तो बारिश जो है कम से कम है, साथ में अनियमित भी है, कदे होगी कदे नहीं हुई। तो ऐसे में भाइयों समस्या है कि जो देश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं उनमें समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाए, खासतौर पर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से भाइयों। और हरियाणा में तो भाइयों कुल जमीन का लगभग 18% भाग बारानी है, जिसमें मुख्य तौर पर अपना जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है वो सारा हुआ है। और ऐसे में भाइयों असमतल, रेतीली और जो टिब्बियाड़ी जमीन है उस जमीन में यह समस्या ज़्यादा देखी जावे है, क्योंकि वहाँ तक नहरी पानी पहुँचाना या पानी के जो साधन है वो पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इन क्षेत्रों में भाइयों किसान भाइयों को ज़्यादातर सूखे का ही सामना करना पड़ा है। और ऐसे में भाइयों कई बार तो एक भी फसल किसान भाई नहीं उठा पाता। और देश में भाइयों मुख्य तौर पर एक ही सिंचाई प्रणाली जो ज़्यादातर प्रचलित है, लेकिन सिंचाई की जो यह प्रणाली है उसका जल का अधिकांश भाग जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाए। यानी कि जो हम परंपरागत सिंचाई का तरीका अपनाओ है, खाड़ में पानी चल रहा है और उसमें भाइयों ज़्यादातर पानी जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाए या बेकार चला जाओ है। इसके अलावा भाइयों जो सतही जो सिंचाई है उसमें जमीन के अंदर सेम और कलर की समस्या भी उत्पन्न हो जाए। और इन सभी समस्याओं का समाधान करण खातर भाइयों हमने स्प्रिंकलर या फिर जो टपका सिंचाई विधि है उसका प्रयोग करना चाहिए, जो किसान भाइयों खातर उपयोगी भी है, साथ ही साथ जो है पानी का बचाव भी करा है और कम पानी में ज़्यादा फसल का हमने वायदा भी करा है। ड्रिप और जो स्प्रिंकलर सिंचाई है इस प्रणाली में एक आधुनिक तरीके से हम सिंचाई करें खेत में। और इन सिंचाई विधियों का प्रोत्साहन देने के लिए भाइयों हरियाणा सरकार भी किसान भाइयों को सब्सिडी भी दे रही है, ताकि किसान भाई जो है ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में टपका विधि से सिंचाई करें। इसलिए भाइयों सिंचाई के जो पानी है उसके आदर्श वितरण खातर और ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग खातर हमने ये जो प्रणाली है वो अपनानी चाहिए। और साथ ही हमारी जो पूरी सिंचाई प्रणाली है वो आधुनिक हो जाए, ताकि पानी के जो स्रोत हैं वो भी खेत तक पहुंचे और उसके बाद भाई खेतों में पानी की जो कमी है वो भी ना रहे और पानी बेकार भी ना जावे। इसके अलावा भाई जो कलर और सेम आदि जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक इस तरह कम हो जाएगी, क्योंकि भाइयों इन आधुनिक सिंचाई तकनीकों में शुरू में काफ़ी खर्च तो आवा है, लेकिन उसके बाद हमने लाभ भी बहुत मिला है। और इनके अपनाने तो भाइयों हमारे जो कृषि की जो तकनीक है और जो कृषि के बारे में हमारी नई तकनीकों की जानकारी है वो भी बढ़ा है। तो ड्रिप सिंचाई में भाइयों एक ऐसी विधि है जिसमें हम पानी पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में या उसके आसपास के हिस्से में देव है। और यह सिंचाई विधि भाइयों बागवानी और सब्जी की फसल खातर सबसे बढ़िया मानी जावा है। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ पानी बहुत ही सीमित है, उन क्षेत्रों में तो भाइयों जहाँ मिट्टी रेतीली है तो ड्रिप सिंचाई तय अगर हम ड्रिप विधि तक हम सिंचाई करें तो बागवानी और सब्जियों की फसलों खातर तो बहुत बहुत बढ़िया मानी गई है। और किसान भाई की जो पानी की जो समस्या है उसने छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा में भाइयों एक ही दूसरे क्षेत्रों में जहां मिट्टी अड़की और दोमुट किस्म की है वहां पर पानी और मिट्टी में भाइयों लवण की समस्या भी देखी जाओ है। तो ड्रिप सिंचाई द्वारा दूसरी सतही जो सिंचाई है उन विधियों से भी ज़्यादा बढ़िया है, जिससे मिट्टी में लवण की जो समस्या है वो भी कम हो है। और इस विधि में पौधों को प्लास्टिक पाइपों या जो पौधे के पास जो ड्रिपर है वो लगाकर हम सिंचाई कर सके हैं। और ड्रिपर की जो पानी की बहाव की गति है भाइयों वो हम अपने हिसाब से बदल सके हैं। ज़्यादातर जो है 2 से 10 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम पानी देवें इसमें। और पानी के भाई जो स्रोत हैं उसमें पानी का जो पंप है उसमें फिल्टर लगाया जाओ है, ताकि लाइन के अंदर मिट्टी ना जावे। और साथ ही भाई जो सेंट्रल लाइन है उसमें पानी का दबाव आवश्यकता के अनुसार ड्रिप के आधार पर 0.2 से लेकर 1.75 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक किया जा सके है। बात करें भाइयों ड्रिप सिंचाई के लाभ की, तो ये जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है इसमें एक तो भाइयों पानी कम से कम खर्च हो है। दूसरा भाइयों जो अन्य साधन है उसकी तुलना में सब तक कम पानी की जरूरत पड़े है और अधिक उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल किसान भाई ने समय पर तैयार मिल जाए। कम ऊर्जा की जरूरत पड़ा है इसमें। और सिंचाई भाइयों किसी भी समय किसान भाई कर सके है। और सिंचाई में भाइयों खारे पानी का प्रयोग भी इसमें संभव है। साथ ही उबड़ खाबड़ जमीन में सिंचाई आसानी तक करी जा सके है। रेतीली जमीन में भाइयों फसलों की सिंचाई खातर ज्यादातर
यह विधि सबसे बढ़िया मानी गई है। साथ ही कम मजदूरों की जरूरत पड़ा है। रासायनिक खाद भी सिंचाई के साथ पानी के साथ प्रयोग में लाए जा सके हैं, ताकि रासायनिक जो खाद है उन हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा भाई जो भूमि विकसित और जो भूमि समतल करण खातर भी जो खर्चा है वो कम हो जाए, और सिंचाई के लिए भाई नालियों और मेड़ आदि बनाने की हमने जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करे है, और ग्रीन हाउस और पॉली ग्रीन हाउस में सिंचाई खातर ये उत्तम और बढ़िया विधि मानी गई है। तो ये तो ली भाई जानकारी टपका सिंचाई और उसके लाभ पे। और भाइयों ई लेवन जानकारी गेहूं का शुद्ध बीज कैसे तैयार। किसान भाइयों, शुद्ध बीज कम से कम 98% साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2% कचरा हो, और खरपतवार 0.10% या अन्य फसलों के बीज जो है उसमें 0.1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इस बीज का जमाव भाइयों शक्ति कम से कम जो है 85% होनी चाहिए, और बीज में नमी की जो मात्रा है वो 10 से 12% तक होनी चाहिए। और शुद्ध बीज तैयार करने खातर भाइयों ने कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिस तरह खेत का चुनाव करना। तो शुद्ध बीज तैयार करने खातर किसान भाई ऐसा खेत चुने जिसकी जमीन उपजाऊ हो और सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में हो। साथ ही इस खेत में दूसरी फसलों के पौधे और खरपतवार नहीं होने चाहिए। दूसरा भाइयों, बीज का उपचार हमने करना है। बीज यदि पहले तो उपचारित नहीं है तो 2 ग्राम बावास्टीन या फिर बावास्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लें, ताकि जो खुली कांगियारी नामक जो रोग है उसका रोकथाम करी जा सके। बात करें भाइयों बिजाई का तरीका, तो शुद्ध बीज तैयार करने खातर इसकी जो बिजाई का समय है उसके समय पर कतारों में बिजाई जरूर करें, जो सब सही समय आवे। और भाइयों जिसमें गैर पौधे निकालने का काम करने के लिए चलने की आसान सुविधा हो, यानी कि खेत में हम चलकर आसानी तो जो खराब पौधे हैं उन्हें निकाल सकें। और यदि संभव हो सके तो भाइयों खेत के बीच बीच में 1 या 2 रास्ते की भी छोड़ दें, ताकि वो हमारे आने जाने खातर सुगम रहे। खेत में भाइयों खाद और पानी किस्म के अनुसार देवें, और ध्यान रखें कि फसल गिरने ना पावे। साथ ही भाइयों फसल की जब हम छटाई करें तो शुद्ध बीज तैयार करने खातर छटाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें भाइयों शुद्ध बीज वाली जो फसल है उसमें अगर कोई अन्य किस्म का पौधा या जो खरपतवार हो तो उसने जरूर निकाल दें। और खुली कांगियारी तय प्रभावी जो पौधे हैं उनको पॉलीथीन के थैले तक ढक कर सावधानी पूर्वक निकाल कर खेत तय दूर मिट्टी में दबा दें, ताकि बीमारी के जो कण है वो खेत में ना बिखरें। और कुछ एक जो खरपतवार है जिस तरह जई है, हिरन खुरी है, या जो दूसरे खरपतवार है उन अंत तक आते रहे हैं, उनको भी हमने निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही कटाई और मढ़ाई, जो खेत शुद्ध बीज तैयार करने खातर हमने चुना है, अगर उसके आसपास गेहूं की अन्य जो किस्मों की बिजाई नहीं करी गई है तो सारे खेत ने आप काट लेवें। लेकिन याद रखें भाइयों कि खेत के किसी भी तरफ की गेहूं की जो अन्य किस्म की जो बिजाई है अगर वो करी गई है तो खेत के उस ओर 3 मीटर चौड़ी पट्टी जो है फसल काट कर अलग से साफ मशीन द्वारा मढ़ाई का काम जरूर कर लें। साथ ही भाइयों बीज का रखरखाव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बीज को झाड़ने से झाड़ लें, ताकि जो खरपतवार के बीज हैं और जो छोटे सिकुड़े हुए दाने हैं वो नीचे रह जाएं, और मोटे दाने उसमें तय अगर कोई दूसरी तरफ का दाना भी दिखाई दे तो उसने भी निकाल लें। और इस साफ और शुद्ध बीज ने अच्छी तरह से सुखा कर लोहे की टंकी आदि में भरकर अलग रख दें, और कीड़ों से बचाने खातर भाई उसमें सल्फास का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये तो ली भाइयों जानकारी गेहूं का शुद्ध बीज कैसे तैयार करें। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।